होगी। नमस्कार दी सभी को। हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जय मां सरस्वती का नाम ले सभी। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। और इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? मुद्रास्फीति का ये सेकंड पार्ट रहेगा। अभी मुद्रास्फीति की ये सेकंड क्लास है। मुद्रास्फीति जो पार्ट है उसकी ये सेकंड क्लास है अभी। फर्स्ट क्लास भी आपको जेएम क्लासेस पे या एसजीएम क्लासेस पे आपको फर्स्ट क्लास देखने की मिलेगी मुद्रास्फीति की। ये सेकंड क्लास है। कल हमने कर लिया था, अभी मुद्रास्फीति कर ली थी, मुद्रास्फीति के प्रकार कर लिए थे, मुद्रास्फीति की गति के आधार पर भी हमने प्रकार कर लिए थे, और अपस्फीति भी कर ली और अपस्फीति भी कर ली। यहां तक क्लियर भी? जो पीछे वाली क्लियर है भी? आज जो हम करेंगे भी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टैगफ्लेशन भी। स्टैगफ्लेशन भी जिसे संस्फीति बोलते हैं भी। स्टैगफ्लेशन जिसे संस्फीति बोलते हैं, ये मुद्रास्फीति के साथ जो ये स्टैगफ्लेशन मैंने बताया, ये मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ जाना। मुद्रास्फीति के साथ साथ क्या हो जाना भी? बेरोजगारी बढ़ जाना। पहले इसको समझ लो फिर लिख लेना। ये क्या होता है भी? जो स्टैगफ्लेशन है, जब ये इसका पहले इसको समझोगे, जो प्राइस के साथ कीमतें बढ़ रही हो, मुद्रास्फीति के साथ क्या बढ़ जाना भी? उसके साथ साथ है बेरोजगारी बढ़ जाना, बेरोजगारी बढ़ जाना। जैसे हम फ्लिप्स बकर करेंगे, आगे करेंगे, इसके बाद फ्लिप्स बकर करेंगे। जो मुद्रास्फीति और है बेरोजगारी में विपरीत संबंध दिखाता है। तो आप ध्यान रखना, मुद्रास्फीति के साथ, मुद्रास्फीति कब आती है? लोगों के पास पैसे ज्यादा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया भी, मुद्रास्फीति ऐसे नहीं आती। मुद्रास्फीति जो आती है वो कब आती है? जब लोगों के पास क्या हो जाए? पैसे ज्यादा आ जाए। ऐसे मुद्रास्फीति नहीं है, अभी पहले नहीं आई। जब पैसे ज्यादा आ जाए, पैसे ज्यादा आने का पीछे रीजन क्या है मैंने तुम्हें बताया भी। आरबीआई जो है वो क्या कर देता है? बैंक दरें कम कर देता है। बैंक दरें जो आरबीआई है, जिसमें हम पढ़ते हैं सीआरआर पढ़ते हैं, एसएलआर पढ़ते हैं, बैंक रेट पढ़ते हैं, रेपो रेट पढ़ते हैं, रिवर्स रेपो रेट पढ़ते हैं, उनको कम कर दे सरकार, आरबीआई बैंक। तब लोग अगर कम कर देती है दरों की दरें, तो लोगों के पास पैसे क्या आ जाएंगे भी? ज्यादा आ जाएंगे। लोग ज्यादा लोन लेंगे भी, ज्यादा पैसे लेंगे। जब लोगों के पास पैसे ज्यादा आ गए तो अपने आप भी वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाएगी? बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़नी शुरू हो जाएगी। पैसे ज्यादा है तो बेरोजगारी ना होनी चाहिए। पैसे हैं, पैसे के जिनके पास पैसे नहीं है वही बेरोजगार होगा। अरे पैसे के लिए जा रहे हो तुम, तो अगर पैसे के साथ साथ भी बेरोजगारी नियंत्रण बढ़ रही हो तो उसे संस्फीति कहते हैं। उसे संस्फीति कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। लिखो भी इसकी परिभाषा लिखो। मुद्रा स्फीति के साथ, मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी बेरोजगारी की दरों में वृद्धि हो उसे स्टैगफ्लेशन या संस्फीति कहते हैं। मान लो पैसे तो बहुत है हमारी अर्थव्यवस्था के पास, पैसे हमारे पास बहुत है, परंतु फिर भी बेरोजगार हैं लोग, फिर भी बेरोजगार हैं। जो संस्फीति है, आपको सिर्फ आपकी जो एग्जाम में लाइन दी होगी वो ये दी होगी भी, मुद्रास्फीति तो क्या हो रही है? बढ़ रही है। मुद्रास्फीति क्या हो रही है? बढ़ रही है। और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। मुद्रास्फीति भी इनमें वृद्धि हो रही है और बेरोजगारी में भी वृद्धि हो रही है। उसको किस, मान लो जो मुद्रास्फीति का वो कौन सा पार्ट है? वो स्टैगफ्लेशन है। मुद्रास्फीति के साथ क्या बढ़ जाना? बेरोजगारी बढ़ जाना।
समझ में आएगा नहीं आया? आगे अभी मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही हो तो उसे क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्लियर? क्लियर है या नहीं? मैं दोबारा रिपीट करूं, मुद्रास्फीति जो हमने पढ़ी, मुद्रास्फीति में क्या होता है? जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें नियंत्रण बढ़ रही हो, कंटिन्यू बढ़ रही हो, तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति हो जब जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति हो तब क्या हो जाता है? पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। पैसे की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा भी जो अस्फीति, अस्फीति क्या होती है? उसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम हो जाती है, उसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम हो जाती है, तो उस टाइम पैसे की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसके बाद हमने अपस्फीति पढ़ा, रिफ्लेशन पढ़ा। रिफ्लेशन में मैंने क्या बताया भी जानबूझकर सरकार मुद्रास्फीति लाई। जो पहले मैंने मुद्रास्फीति पढ़ाई है, स्टार्टिंग में इन्फ्लेशन पढ़ा है, वो अपने आप आती है, क्योंकि लोगों के पास पैसे ज्यादा आ गए, लोग क्या करेंगे? वस्तुओं की मांग ज्यादा करेंगे, और मांग ज्यादा करेंगे अगर पहले ही उसकी सप्लाई कम हो तो उस वस्तुओं की क्या हो जाएगी? प्राइस हाई हो जाएगी। वो तो जान मान लो अपने आप आई है मुद्रास्फीति, और जो अपस्फीति लाई गई है ना, वो भी मुद्रास्फीति का ही पार्ट है। वो जानबूझकर लाई गई है, किसी को प्रमोट करने के लिए, किसी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर है भाई? क्लियर है? नहीं? उसके बाद जो स्टैगफ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन क्या कहता है? मुद्रास्फीति के साथ, मुद्रास्फीति अच्छी होती है अर्थव्यवस्था के लिए, ये भी ध्यान रखना। मुद्रास्फीति हाँ बहुत हाई लेवल पे चली जाए वो गलत होती है, परंतु मुद्रास्फीति अच्छी होती है। मैंने तुम्हें प्रकार बताया तो उसमें बताया था भी रेंटिव मुद्रास्फीति से अगर बढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है, क्योंकि अगर वही पैसे रखे, वही 1 रुपए की हम 4 टॉफी दे, तो जो लागतें तो बढ़ रही है ना, टाइम के अकॉर्डिंग उनको बढ़ाना पड़ता है, तो ये ध्यान रखना। तो उसके बाद जो स्टैगफ्लेशन है, ये मुद्रास्फीति के साथ क्या बढ़ जाए? बेरोजगारी बढ़ जाए, उसी क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो ये यहां तक इन 4 कंसेप्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं इन्हीं 4 पॉइंटों से आएंगे। और जो मैंने बात बताई है स्टार्टिंग वाली, जो मुद्रास्फीति और अस्फीति, डिफ्लेशन, उसमें ध्यान रखना, उसमें ही पूछेगा भी पैसे की वैल्यू कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। मुद्रास्फीति में पैसे की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, और अस्फीति में पैसे की वैल्यू ज्यादा हो रही है, क्योंकि थोड़े पैसे से ज्यादा सामान खरीदा जाए उसे मुद्रा की वैल्यू ज्यादा बोलते हैं। जब मान लो थोड़े पैसे से हम कम, मान लो बहुत ज्यादा पैसे से कम सामान खरीद पाए तो उसे मुद्रा की वैल्यू कम बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है ये नहीं? अब मुद्रास्फीति के मापन लिखे, मुद्रास्फीति के मापन, मुद्रास्फीति है तो उसको किस किस रूप में मापते हैं भी? मुद्रास्फीति को हमारी भारत सरकार जो है मुद्रास्फीति को WPI में मापती है भी, इसके पार्ट है भी। एक है WPI, एक है CPI, एक है WPI, एक है CPI। WPI क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स है भी। ये क्या है? थोक मूल्य, थोक मूल्य सूचकांक है भी, थोक मूल्य सूचकांक है। और ये क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है भी, सूचकांक। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है भी, वो कंज्यूमर है, प्राइस इंडेक्स है भी। तो ये जो है CP लिखा है, C से कंज्यूमर है और W से होलसेल। आप थोक मूल्य पर सामान खरीदते होंगे, अरे थोक वाली दुकानें नहीं सुनी आपने? और एक कंज्यूमर नॉर्मल हम दुकानों पे सामान लेते हैं, ये भी सुना होगा। ध्यान से सुनना, 2014 से हमने CPI को अपना रखा है, परंतु 2014 से पहले हमारे भारत में जो मुद्रास्फीति मापी जाती थी वो WPI पे मापी जाती थी। किस पे? WPI पे। क्लियर भी? जो क्या है भी? होलसेल है प्राइस भी। देखो इसके नीचे, अरे समझ में आया? थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है? थोक क्या होता है बताइए?
हाँ जी, हम इकट्ठा कहीं से सामान उठा रहे हैं तो वो हमें कम प्राइस में मिलता है। और जब हम एक सामान कोई परचेज कर रहे हैं, मान लो ये पेन मैंने 3-4 पेटी इकट्ठी ली हो पेन की, तो उसे होलसेल बोलते हैं। जब मैंने एक पेन लिया हो तो उसे कंज्यूमर प्राइस बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? लिखें। भारत में थोक मूल्य मूल्य सूचकांक के द्वारा मुद्रास्फीति को मापा जाता है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मुद्रास्फीति को मापा जाता है भी। क्या? दोबारा पूछो क्वेश्चन। हाँ, कंज्यूमर प्राइस जो नॉर्मल मैंने बताया ना, जैसे आप ये खरीद के आ रहे हो, डिटेल में रिटेल जो प्राइस होता है उसमें थोड़ा सा मान लो थोड़ी सी छूट होती है, मतलब कंज्यूमर जो एक नॉर्मल व्यक्ति को लेके, पहले मैंने बताया भी बोल हम इकट्ठा खरीदते हैं, जैसे मान लो जो कंज्यूमर होता है वो एक व्यक्ति, मान लो अभी क्या कह रहा है भी जो होलसेल से मापी जाती थी उसमें गड़बड़ियां बहुत होती थी। मान लो हर व्यक्ति तो बहुत सारा, अगर मेरे को 10-12 पेटी तो नहीं चाहिए ना, मेरे को पढ़ाना है, अगर टीचिंग करनी है तो एक पेन चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा, आरबीआई ने कहा भाई ये तो गलत बात है, एक देश की मुद्रास्फीति मापने के लिए भी होलसेल, हर कोई तो होलसेल पे सामान नहीं खरीद सकता ना। तो आरबीआई ने 2000, यहां लिखो, आरबीआई ने 2014 से आरबीआई ने 2014 से, बातें नहीं हुई, आरबीआई ने 2014 से मुद्रा स्फीति को मापने के लिए सीपीआई को एडॉप्ट कर लिया भी, कर लिया था। कर लिया था भी। पहले जो मुद्रास्फीति मापी जाती थी हमारे देश में, मैंने बताया भी भारत सरकार जो है मुद्रास्फीति मापती है वो किस में मापती है? डब्ल्यूपीआई में, जो थोक मूल्य सूचकांक में मापती थी। परंतु 2014 से आरबीआई ने कहा भी ये तो गलत है सरे, हम जो लोग थोक मूल्य पे सामान नहीं खरीद सकते, वो एक नॉर्मल जो है भी एक उपभोक्ता की उसमें उसकी प्राइस देखी जाए, तो उसको हम, अब मुद्रास्फीति मापी जाती है वो किस पे मापी जाती है? सीपीआई पे मापी जाती है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भी मुद्रास्फीति जो मुद्रास्फीति किन किन में मापी जाती है, तो किन किन में मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक में मापी जाती है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मापी जाती है। या तो ये दोनों दे देगा, ये तीसरा और दे देगा। अगर तीनों में से कोई एक चुनना हो तो आप किस पे मापी जाती है? सीपीआई पे मापी जाती है। अगर पूछ ले भी इन दोनों पे मापी जाती है तो इन दोनों पे मापी जाती है। जो भारत में मुद्रास्फीति है वो डब्ल्यूपीआई पे मापी जाती है और सीपीआई पे मापी जाती है। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया भी? तो ध्यान रखना, जो थोक मूल्य है वहां हर कोई मान लो इकट्ठा सामान नहीं खरीद सकता, तो आरबीआई ने कहा तो ये तो भी सरे हम आम व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है, तो हम सीपीआई को उठा लेते हैं कि हर उपभोक्ता की जो कोई नॉर्मल एक वस्तु लेनी हो तो वो कितने पैसे में बिक रही है, तो उसके आधार पर मुद्रास्फीति मापी जाती है। क्लियर है? क्लियर है या नहीं भी? तो अब याद रह जाएगा भी मुद्रास्फीति कितने प्रकार से मापी जाती है? 2 प्रकार से, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। ऐसे आपके नॉर्मल क्वेश्चन है। उसके बाद लिखेंगे फिलिप्स करो।
फिलिप्स बकर में बातें नहीं भी, बातें नहीं, फिलिप्स करो, फिलिप्स करो। फिलिप्स करो है वो क्या है अभी, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया भी। फिलिप्स करो है ये किसको मापता है, ये एग्जाम में आता है भी। फिलिप्स करो में जो फिलिप्स करो है वो क्या है, वो किसका डिफरेंस दिखाता है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का। किसको मापता है अभी फिलिप्स करो, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में। जो फिलिप्स बकर है करो है ये किसका मापन करता है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का। ये जो फिलिप्स बकर है वो ये बताता है भी अगर मान लो मार्केट में मुद्रास्फीति ज्यादा है तो बेरोजगारी कम हो जाती है। मुद्रास्फीति ज्यादा है तो जो बेरोजगारी क्या है, कम हो जाती है। इनके दोनों के बीच में जो संबंध दिखाता है ये वो विपरीत संबंध दिखाता है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है वो कैसा बताता है भी, विपरीत बताता है। दोनों के विचार नहीं मिलते भी, इतना ध्यान रख लेना। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के विचार नहीं मिलते आपस में, तो ये विपरीत हो गया भी। तो कैसा रिलेशन दिखाता है, विपरीत रिलेशन दिखाता है। आपसे एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछेगा भी, फिलिप्स बकर है वो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में सीधा संबंध दिखाता है, विपरीत दिखाता है, दोनों दिखाता है, इनमें से कोई नहीं दिखाता। तो कौन सा संबंध दिखाता है अभी, विपरीत दिखाता है। बेरोजगारी में डायग्राम से बता देती हूँ आपको, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति इनके बीच में जो संबंध है ये नेगेटिव संबंध दिखाता है। क्या दिखाता है, नेगेटिव। यहाँ मुद्रास्फीति मान लो कुछ भी मान लो 2%, 3, 4, 5। यहाँ बेरोजगारी मान लो भी 5, 10, 15, 20। अब देखें इसको ध्यान से देखें, जब मुद्रास्फीति 2 है, मान लो कम हो रही है मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति 2 है तो क्या है अभी, बेरोजगारी क्या है अभी, बेरोजगारी क्या हो गया, ये संबंध सीधा संबंध हो गया। मुद्रास्फीति कम हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। उसके बाद मुद्रास्फीति अधिक हो जाए, मुद्रास्फीति अधिक हो गई, 4% होगी तो क्या होगी, बेरोजगारी कम होगी। तो कैसा संबंध हो गया अभी, विपरीत संबंध हो गया। मुद्रास्फीति अगर हो, मुद्रास्फीति मार्केट में हो तो बेरोजगारी कम होनी चाहिए। अगर दोनों ही साथ चले, अब जो पीछे मैंने स्टैग्फ्लेशन बताया उसको आप ध्यान में समझ में आएगा। अगर दोनों ही साथ चले, मुद्रास्फीति भी बढ़ रही हो और बेरोजगारी भी बढ़ रही हो तो कौन सी स्थिति आ जाती है अभी, हाँ स्फीति आ जाती है, जिसको स्टैग्फ्लेशन बोलते हैं। दोनों ही मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों बढ़े, दोनों एक साथ सीधा संबंध हो, दोनों ही बढ़े तो कौन सी स्थिति आ जाती है, अर्थव्यवस्था में स्टैग्फ्लेशन की स्फीति आ जाती है। अगर दोनों अगर पूछे भी दोनों में विपरीत संबंध दिखाने वाला कौन सा बकर है तो फिलिप्स बकर है, जो कैसा संबंध बताता है, भी विपरीत संबंध बताता है। कहते हैं भी अगर मार्केट में मुद्रास्फीति ज्यादा हो तो बेरोजगारी कम होनी चाहिए, अगर मुद्रास्फीति कम हो तो बेरोजगारी ज्यादा होनी चाहिए। तो विपरीत संबंध कौन सा बकर दिखाता है अभी, फिलिप्स बकर दिखाता है। क्लियर है, आपका एग्जाम में सिंपल ही पूछा जाएगा फिलिप्स जो बकर है वो किन दोनों के बीच में संबंध बताता है, किन के बीच में बताता है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में कैसा संबंध बताता है, विपरीत बताता है। क्लियर है, जब दोनों ही बढ़ने शुरू हो जाए तो कैसी स्थिति हो जाती है अर्थव्यवस्था की, स्टैग्फ्लेशन की स्थिति हो जाती है। क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया, आगे भी यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका मुद्रास्फीति का पार्ट था। हम मुद्रा से संबंधित और करेंगे, अवमूल्यन करेंगे, परंतु यहाँ तक मुद्रास्फीति से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए, चाहे वो एसएसजीडी का हो, आरपीएफ का हो, एनटीपीसी का हो,
चाहे वो 85 का हो। इससे क्वेश्चन आपके बाहर नहीं पूछे जाएंगे, इन चीजों से बाहर क्वेश्चन नहीं। नॉर्मल क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता ही दिया भी, ये पूछेगा भी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाए, कीमतें मुद्रास्फीति हो अर्थव्यवस्था में, तो वो जो रुपए का मूल्य बढ़ता है या कम होता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है अभी 85 का। तो मुद्रास्फीति हो मार्केट में, तो बस जो पैसा है उसका मूल्य बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। जब प्राइस बढ़ रही हो वस्तुओं की तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। बस तुम कोई भी एग्जांपल अपने दिमाग में बिठा लो और उसी के थ्रू ये सारी मुद्रास्फीति आपकी क्लियर हो जाएगी। उसको रटो ना, उसको समझो, बस ये सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैंने तुम्हें बता दिया कि जब थोड़े पैसे से ज्यादा सामान आ रहा हो तो पैसे की क्या हो जाती है, क्रय शक्ति मजबूत होती है। क्या होती है? क्रय शक्ति, उसकी परचेजिंग पावर अब मजबूत होती है। जब बहुत सारे पैसों को थोड़ा सामान आ रहा हो तो क्या होता है, परचेजिंग पावर है डाउन होती है, कम होती है। क्लियर है? आगे भी नेक्स्ट अवमूलन, मुद्रा का अवमूलन। मुद्रा का अवमूलन भी, डिवोल्यूशन भी, डिवोल्यूशन भी, अवमूलन। पहले सुने भी अवमूलन क्या है। कोई भी देश दूसरे देश की तुलना में अपने पैसे की वैल्यू कम कर दे। हम भारत का एग्जांपल लेते हैं। भारत अपना जो रुपया है यूएसए के तुलना में अपने जो पैसे की वैल्यू को कम कर दे तो वो क्या होगा भी? अवमूलन होगा। कोई भी देश अपने पैसे का दूसरे देश की तुलना में मूल्य क्या कर दे? कम कर दे, उसे क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। क्लियर भी? अवमूल्यन समझ में आया? लिखो फिर इसकी परिभाषा लिखो। कोई भी देश, कोई भी देश अपने पैसे का मूल्य किसी अन्य देश की तुलना में कम कर दे, कम कर दे, कर दे तो उस देश का, उस देश के पैसे का अवमूल्यन हो जाता है। अवमूल्यन हो जाता है। कोई भी देश अपने पैसे का दूसरे देश की तुलना में अपने पैसे की वैल्यू कम कर दे उसे अवमूल्यन कहते हैं। सिंपल बात है। कोई भी देश, जैसे भारत अगर अपने पैसे का मूल्य यूएसए के कंपेयर में कम कर दे तो वो क्या हो जाता है? अवमूल्यन हो जाता है। अब लिखे भी अवमूल्यन से हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, जो एग्जाम में आपके पूछता ही पूछता है। अवमूल्यन से निवेश में वृद्धि होती है। अवमूल्यन कौन कर रहा है? जैसे भारत का हम पढ़ रहे हैं अभी, भारत अपने, भारत लिख लेना, भारत से जी याद रह जाएगा। भारत अपने पैसे का यूएसए के कंपेयर में अवमूल्यन कर रहा है। भारत भारत अपने पैसे की वैल्यू कम कर रहा है किसके कंपेयर में? यूएसए के कंपेयर में। तो भारत के क्या हो जाएंगे भाई? ये मैं अब जो लाभ लिखाऊंगी ना भाई, अवमूल्यन से लाभ लाभ क्या होंगे, तो वो भारत के होंगे भाई। अब जब भारत के क्या होंगे भाई? निवेशों में वृद्धि होगी भी, भारत के निर्यात बढ़ जाएंगे, जाएंगे भारत के आयात कम हो जाएंगे,
ये लिख लो, मैं सारी बातें समझाऊंगी, लिख लो ये। मैंने ऊपर सीधा ही लिखा, मैंने कोई देश का नाम नहीं दिया। ऊपर मैंने परिभाषा लिखी है, इसमें ये लिखा है कि कोई देश अपने पैसे की जो मूल्य है वो दूसरे देश की तुलना में कम कर ले, उसको अवमूल्यन कहते हैं। जैसे भारत सरकार ने यूएसए के तुलना में अपने पैसे की वैल्यू कम कर ली। भारत सरकार ने जो रुपया है हमारा, उसकी वैल्यू कम कर ली यूएसए की तुलना में। कम करने का मतलब और सुनो, मान लो यहाँ हमारे वहां $1 और यहाँ हमारे 85 रुपए आसपास इक्वल है, तो मान लो हमारे वहां $1 में कितना सामान खरीदा जा रहा है और हमारे ₹1 में कितना सामान, मतलब जो मैंने जो तुम्हें बताई ना क्रय शक्ति बताई है, तो उससे देखा जाता है भाई मान लो अब कम हो जाएगा। वो हमने हमारे देश के अंदर नहीं की भाई, जो उसमें कम कर ली भाई। अब हम यूएसए को जो कम करने का मतलब हो गया भाई, अब जब पहले 80 थे, सुन लो $1 में $1 है, पहले $1 80 रुपए के बराबर था। पहले $1 है 80 रुपए के बराबर था। अब हमने अपने देश के जो रुपया है उसका अवमूल्यन कर लिया। हमने क्या दिया अभी, अब जो $1 है वो हम 85 रुपए दे देंगे। ये होता है अवमूल्यन। समझ में आया? अवमूल्यन का मीनिंग क्या हो गया अभी? अब हमारा उनका जो एक ही है, उनका तो एक ही डॉलर है, हमारे पैसे कितने चले गए? 80 से 85 चले गए अभी। तो क्या हो गया, उनका तो एक ही डॉलर है, एक ही दे रहा है वो तो, और हमने क्या दे रहे हैं, हम 85 रुपए दे रहे हैं, तब उनके $1 के इक्वल जा रहे हैं। समझ में आया? तो हमने क्या कर लिया, अपने पैसे का अवमूल्यन कर लिया। अब ये कई बच्चे कहेंगे आपने तो कम की बात की थी, यहाँ तो मैडम बढ़ गए पैसे। तो वो हमने भी, हम जो पैसे हैं कीमत लगाई जाती है, डॉलर की कीमत लगती है। डॉलर की जो कीमत है वो कितनी है, भारत के 85 रुपए के बराबर है भाई। क्लियर भी? ऐसा कोई बच्चा जिसको ये समझ में ना आया हो भी ये अवमूल्यन क्या भला है? आ गया भी? कहने का मतलब है भी अब हम $1 के ज्यादा पैसे दे सकते हैं, पहले कम देते थे, वो हमने क्या कर लिया, तो ज्यादा पैसे देंगे। मान लो इस पेन के, पहले ये पेन जो आ रहा था यूएसए में $1 का आ रहा था, तो हम इसके 80 रुपए दे रहे थे, यूएसए 80 रुपए दे रहे थे। अब वहां तो $1 में ही आ रहा है ये, अब हमें क्या देना पड़ रहा है, इसके 85 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो हमारे पैसे की क्या होगी भी, वैल्यू कम होगी। मैंने कहा जितनी प्राइस ज्यादा उतनी पैसे की वैल्यू क्या, कम। समझ में आया? आया भी? तो इसे अवमूल्यन कहते हैं भी, कोई देश दूसरे देश की तुलना में अपने पैसे की वैल्यू कम कर देता है, उसे अवमूल्यन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? उसके बाद मैंने लिखा है भी, मान लो उसका फायदा क्या होता है। अवमूल्यन भी करते हैं ना, वो भी सोच समझ के किया जाता है, उसका भी फायदा होता है। मान लो हमने पैसे की वैल्यू कम कर ली, पैसे की वैल्यू कम कर ली, उससे क्या होंगे, हमारे सामान सस्ते हो गए। अब डॉलर जो यूएसए हमारे से जो सामान परचेज कर रहा है ना, वो सस्ता हो गया। पहले वो हमारे से यहाँ पेन खरीद रहा था, मान लो कोई बिस्किट जैसे पार्ले जी बिस्किट खरीद रहा था, पहले वो एक पेटी के हमें $10 दे रहा था, तब 80 रुपए थे हमारे। अब मूल्यन कर लिया अपने पैसे का, अब हमें 85 रुपए देने पड़ रहे हैं। $1 किसके बराबर है, 85 रुपए के, तो हमारे पैसे की वैल्यू कम होगी। तो वो क्या करेगा, उसका तो एक ही डॉलर, $10 आ रहे हैं, परंतु $10 से वो एक पेटी के साथ और भी पैकेट लेके जाएगा। एक पेटी में मान लो सपोज करो 10 पैकेट हो बिस्किट के, समझे? पहले समझने की कोशिश करें। मान लो पहले हम एक पेटी दे रहे थे, कितने में, $10 में दे रहे थे, तब हमारे 80 रुपए थे, ठीक है। अब हमने अपने पैसे का अवमूल्यन कर लिया, अब हमें $1 के बराबर हमारे पैसे कितने हो गए, 85 हो गए। तो अभी ये $10 लगा लो भी, कितने हो गए, 800। $10 850 रुपए हो गए, और पहले कितने थे, 800 थे। तो अब 50 रुपए उनके और बच गए भाई। अब वो 50, उनके 50 रुपए और बच गए, तो वो क्या करेगा, पैकेट बिस्किट ज्यादा लेगा। अब पेटी से हमें दूसरी पेटी खोलनी पड़ेगी बिस्किट के पैकेट देने के लिए, उसके साथ 50 रुपए के और देंगे। तो हमारा क्या हो गया भाई, निवेश, बिस्किट ज्यादा खरीद रहा है तो हमारा हम निवेश बढ़ा देंगे।
अगर ज्यादा सप्लाई हो रही है यूएसए को, तो हमारे जो उद्योगपति है वो क्या करेंगे, बिस्कुट के ज्यादा सप्लाई करेंगे, निवेश बढ़ा देंगे, और निर्यात भी। इसे दोनों ये कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, निर्यात बढ़ रहे हैं, निर्यात बढ़ रहे हैं। पहले एक पेटी जा रही थी, अब एक पेटी के साथ कुछ बिस्किट के पैकेट और जा रहे हैं, तो हमारे निर्यात भी बढ़ गए और हमारे निवेश बढ़ेगा में। जब निर्यात ज्यादा बढ़ेंगे तो हमारे जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ज्यादा होगा, निवेश है बढ़ाया जाएगा। जो पार्ले जी बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है वो ज्यादा से ज्यादा निवेश है करेगी और निर्यात भी बढ़ेगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आया भी समझ में? निर्यात क्या होते हैं, कुछ बच्चों को ध्यान में नहीं आया। वो जो निर्यात है भी, निर्यात जैसे भारत यूएसए को बिस्किट भेज रहा है, भारत यूएसए को बिस्किट भेज रहा है, वो भारत का निर्यात है भी, भारत का निर्यात है। यूएसए भारत से बिस्किट खरीद रहा है, तो वो क्या है, यूएसए का आयात है भी। मान लो कोई देश सामान भेजता है दूसरे देश को, तो वो उसका निर्यात होता है। और कोई देश, जैसे भारत यूएसए से मान लो एप्पल का फोन खरीद रहा है, तो वो भारत का क्या है, आयात है भी, भारत का क्या है, आयात है। कोई सामान देना और लेके आना, लेके आ रहे हैं उसको आयात बोलते हैं, दे रहे हैं उसको निर्यात बोलते हैं। क्लियर भी? क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं? अभी बता सकते हो भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये पूछता है भी अवमूलन, जब पैसे का जब अवमूलन किया जाता है तो उस टाइम किस में बढ़ोतरी होती है, निवेश में वृद्धि होती है, निर्यात में वृद्धि होती है, आयात कम हो जाएंगे भी, आयात है कम हो जाएंगे, आयात है कम हो जाएंगे। कम कैसे होंगे, पैसे की वैल्यू हमने क्या कर दी, कम कर दी। पहले हम मान लो 80 रुपए दे रहे थे, पेन मान लो यूएसए से खरीदना हो, ये पेन 80 रुपए दे रहे थे, अब हमें 85 रुपए देने पड़ रहे हैं। वही एग्जांपल ले रही हूँ। अब मान लो अब पेन यूएसए का ही है, पहले भारत का था, भारत के बिस्कुट ले लिए, चलो यूएसए का पेन मान लेते, ये पेन यूएसए में बन रही है। पहले हमारे पैसे की वैल्यू क्या थी, $1 80 के आसपास थी, तब हमें 80 रुपए देने पड़ रहे थे। अब हमने अपने पैसे का क्या कर लिया, अवमूल्यन कर लिया, तो अब हमें उसी पेन की कीमत क्या देनी पड़ रही है, 85 देनी पड़ रही है। उसी जो है उसी पेन की कीमत क्या देनी पड़ रही है, 85 देनी पड़ रही है, तो 5 रुपए अधिक देनी पड़ रही है हमें, वही पेन खरीदने के लिए 5 रुपए अधिक देने पड़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, निर्यात जो हमारा आयात है उसको कम कर देंगे, आयात को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। आया भी समझ में? पीछे वालों, ये पवन समझ में आया? चल फिर बता दे अवमूल्यन क्या है, बताएं भी अवमूल्यन क्या है। अब आवाज भी नहीं आ रही, इसका मतलब समझ में नहीं आया क्या है अवमूल्यन। मैडम ये तो वो खिचड़ी वाली बात होगी, सारी चीज खिचड़ी सी बन गई इनकी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पढ़ने के अलावा मैंने हर रोज मैं बताती हूँ भी, एग्जाम तो हमें क्लियर करना ही है, उसके साथ इनका नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, कई चीजों का नॉलेज भी बहुत होना बहुत जरूरी है। अवमूल्यन क्या है भाई, दूसरे देश की कंपेयर में अपने देश के पैसे की वैल्यू कम कर लेना भाई, दूसरे देश के कंपेयर में अपने पैसे की वैल्यू कम कर लेना भाई। क्लियर है? इतना ही ध्यान रखना। ये एग्जाम्पल लिख लो, आपको इजी समझ में आएगा भी। $1 की कीमत पहले 80 रुपए थी, अब हमने अवमूल्यन कर लिया, तो अब $1 की कीमत कितनी होगी, 85 होगी। अवमूल्यन करने से हमारे देश को क्या क्या बेनिफिट होता है, हमारे निवेश में वृद्धि होती है, निर्यातों में वृद्धि होती है, आयात कम हो जाते हैं। वो मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझाया है भी, पहले हमारे जो निर्यात बढ़ जाएंगे भी, हमने पैसे का अवमूल्यन कर लिया है, और आयात क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एग्जाम्पल से तुम अपना एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है भी मैंने दिया वही करो, जैसे तुम्हें समझ में आए। परंतु इसकी जो मेन जो ट्रिक है मैंने बताने का काम किया, बस वो इसी से होके गुजरेगी। यहां से क्वेश्चन आएगा भाई, 100% आएगा। मैं आपको वही टॉपिक कराती हूँ जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ऑप्शन में दिए मिलेंगे में, निवेश में वृद्धि होती है, निर्यातों में वृद्धि होती है, आयातों में कमी होती है, किसकी वजह से, अवमूल्यन की वजह से। आगे लिखे।
आगे लिखे, छोटे छोटे टॉपिक हो ना 10 मिनट के, फिर नहीं तो ये टॉपिक फिर दोबारा करना पड़ेगा। लिखो भी, अवमूल्यन लिख लो, बातें नहीं भी, अब ज्यादा बर्डन वाला नहीं है, बिल्कुल इजी है। अभी तक भारत सरकार ने कितनी बार अवमूल्यन किया है, अभी तक है भारत सरकार ने कितनी बार अवमूल्यन किया, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है अभी। भारत ने अपने रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया है, 3 बार किया है। अभी तक हमने कितनी बार किया है, 3 बार किया है भाई। हमने अपने रुपए का अवमूल्यन कितनी बार किया है, 3 बार किया है भाई। कितनी बार किया है, 3 बार। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया अभी। लिखो भी कब कब किया। फर्स्ट बार किया वो 1949 में किया भी। फर्स्ट बार किया वो 1949 में किया भी। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे भी, ये एग्जाम में पूछा जाता है भी। फर्स्ट बार सही लिख लो इसको। फर्स्ट बार अवमूल्यन जो किया वो 1949 में किया। उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री कौन थे भी, पंडित हैं जवाहरलाल नेहरू भी। उसके बाद सेकेंड बार किया अवमूल्यन किया वो 1966 में किया भी। 1966 में किया। उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री थे भी, कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भी। ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी देश से बाहर मृत्यु हो गई थी भी, ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी देश से बाहर मृत्यु हो गई थी, कौन थे भी, लाल बहादुर शास्त्री। किस समझौते के तहत हुई थी, ताशकंद समझौते के तहत हुई थी। क्लियर में, आगे लिखे। तीसरी बार जो अवमूल्यन किया, ये लिखाया हुआ है मैंने पोल्टी में, जब प्रधानमंत्री करवाया मैंने ये बात सारी लिखाई हुई है। थर्ड बार जो अवमूल्यन करवाया वो 1991 में। थर्ड जो अवमूल्यन हुआ अपने पैसे अपने रुपए का, वो 1991 में हुआ भाई। 91 में हमने मान लो 2 बार किया था, जैसे मैंने बताया भी। एक तो हमने 1 जुलाई को किया कुछ पैसे, और फिर हमने 3 जुलाई को किया। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। 1991 में अपने पैसे की 2 बार वैल्यू कम कर ली थी भाई हमने। अवमूल्यन तो सीधा ही बताना आपको 3 बार किया गया, पर 91 में हमने 2 दिन के गैप में ही 2 बार अवमूल्यन थोड़े थोड़े पैसे कम कर लिए थे 1991 में। उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री कौन थे भी, नरसिम्हा राव बाद में आते हैं। पहले जब अवमूल्यन हो रहा था ना, तब सीवी चंद्रशेखर थे। सीवी चंद्रशेखर थे। 92 में सुधार करेंगे नरसिम्हा राव, गए थे नरसिम्हा राव जाते हैं। परंतु उससे पहले मान लो ये टाइम पीरियड बताया गया ना, जब चल रहा था, तो सीवी चंद्रशेखर थे। 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। आज तक इतना नहीं पूछा जाएगा भाई, ये पूछता है अवमूल्यन कितनी बार हुआ है, तो कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। एक बार 1949 में, एक बार 66 में, और एक बार 91 में। 49 की बात करें तो 49 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। 49 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को क्या बनकर तैयार हो गया था, हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। 66 की बात करें तो 66 में हरियाणा अलग हुआ भी। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अलग राज्य बना है। 66 की बात करें तो 66-67 में क्या आई थी भी, हरित क्रांति आई थी। क्लियर है भी। और 66 में ही हमने जो क्या किया था भी, रुपए का अवमूल्यन कर लिया था। ये 3 बार, ये तीनों सन ध्यान रखना भी, एग्जाम में पूछता है भी। अवमूल्यन अभी तक भारतीय रुपए का कितनी बार हुआ भी, 3 बार हुआ है। 49, 66 और 91। क्लियर है। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, वो तो आपको करना ही होगा। आगे लिखिए, विमुद्रीकरण।
विमुद्रीकरण भी। बस ये लास्ट है, 2-3 मिनट का है। विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण क्या होता है अभी किसी बच्चे को पता हो? ये नोटबंदी होती है। विमुद्रीकरण क्या होता है? नोटबंदी भी। आपने एक तो फेस कर ली होगी, 2 कर ली, नोटबंदी 2 फेस कर लिया आपने। 2000 का बंद नहीं हो गया? फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? 500 और 1000 का बंद नहीं हुआ? इतने छोटे भी नहीं हो, 2000 का तो अब हुआ है। अरे 20 साल के तो सारे ऊपर हो, 20 और 25 के बीच में होंगे सारे। तो फिर विमुद्रीकरण क्या है? लिख लो, इसके पीछे लिख लो नोटबंदी भी। नोटबंदी सुन लो, ये भी कितनी बार हुई है? कितनी बार हुई है बताएंगे? एक तो भारत आजाद होने से पहले ही होगी थी, वो लिखी पहले, भारत आजाद होने से पहले, स्वतंत्रता से पहले। अब काउंट कर लेना, मैं सारी की सारी लिखा दूंगी। स्वतंत्रता से पहले जो 1946 में होगी थी। उसके बाद लिखे भी, आप पूछ सकता भी, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है स्वतंत्रता के बाद अब 2 बार नहीं है, अभी 3 बार होगी, ये 2 से 3 बार होगी। एक 1978 में, 78 में हुई है। उसके बाद 8 नवंबर 2016 को, और तीसरी बार 19 मई 2023 को। अब सुन लो, यहां जो नोट बंद किए गए थे वो 500 और 1000 के बंद किए गए थे, और यहां जो बंद किया गया वो 2000 का किया गया है। तुमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा भी कौन से नोट बंद किए गए, तुमसे इतना ही पूछेगा भी विमुद्रीकरण कितनी बार हुआ है। तो अभी तक भारत में अगर बात करें तो 4 हो गए भी टोटल। एक तो स्वतंत्रता से पहले का है जो 1946 का है, उसके बाद जो 3 है वो नेक्स्ट है, 78 का है, 16 का है और 23 का है। प्रधानमंत्री ने कहा था भी, मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आज से 500 और 1000 का नोट बंद किया जा रहा है। तब बात तो अच्छी हुई थी भी, क्योंकि जो माए होती है ना, जो माँ के पास पैसे निकले थे, और वो कई माँ तो ना लास्ट तक ही लेके बैठी, और कई माँ के पास अभी भी मिल जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो छिपा के रखती थी भी कहीं ये पैसे ना ले जाए। भी ये वहम है सरकार का। और बहुत ऐसे लोग हैं, इनका विमुद्रीकरण का फायदा क्या है भी? क्या किसको रोकती है विमुद्रीकरण? हाँ जी, जो नोटबंदी है वो किसको रोकती है भी? काला, काली जो मुद्रा है, काला जो बाजार है, काली जो मार्केट है, उसको रोकती है भी। काला मुद्रा जो बाहर, जो पैसे, अपना पैसा बाहर भेज के 1 नंबर में लेके आ रहे हैं, अपना जो रुपया है वो बाहर विदेशों को दे रहे हैं, और उसको किस में बदल रहे हैं? 1 रुपए में। एक पैसे की जगह, कहते हैं ना भाई 2 नंबर की कमाई और 1 नंबर की कमाई, तो तुम जानते होगे कौन सी कमाई अच्छी होती है, बताइए कौन सी अच्छी होती है? मैंने एक दिन तुम्हें पहले ही बताया कि ठीक ठाक काम चलाना हो तो 1 नंबर वाला सही है, ऐस करनी हो तो 2 नंबर वाला चाहिए भाई। सॉन्ग पूरे तो 2 नंबर से ही होते हैं, काम चल जाए वो 1 नंबर से चल जाएगा। तो अब तुम सोच लो भी, तुम्हें 1 नंबर की चाहिए, 2 नंबर की कमाई चाहिए? किसको रोकते भी ये? काला जो बाजार है, काली जो मुनी है, मनी का, मेरा कहने का मतलब है भी कोई विदेशों में पैसा जमा करा के उसको 1 रुपए में बदल दे, उसको रोकने का काम क्या करता है भी? और आपने देखिए वीडियो इतनी वायरल हो रही है, जो ये नहर में तिरा दिए पैसे, ट्रक भरा हुआ पकड़ा। हम उस टाइम ये सोचते अभी अभी दे दे हमें तो भी ठीक है ना? और हमने तो भड़क ही नहीं ली, हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं था। भड़क तो उनको लगी ना जिनके पास बहुत सारा पैसा था।
और अब ये सुन लो, अभी सुने भी, जो ये 2000 वाला नोट था ये कब आ गया था? 17 में आ गया था। चलो 2 मिनट आपके माइंड के साथ। जो भी नोट होता है 10 का हो चाहे 20 का हो, 30 का भी होता है क्या? मान लो ये जनरल नॉलेज की बात है। अभी इन पे जो भाषा लिखी होती है वो कितने प्रकार की लिखी होती है? नोटों पर जो मान लो जैसे 10 रुपए का 10 जो लिखा है वो कितनी बार किस किस भाषा में लिखा है, कितनी भाषाएं लिखी होती है? कितनी भाषा लिखी होती है? 17 भाई, लिख लो भाई 17। कोई भी नोट हो उस पे जो उसका लिखा है वो 17 बार। भाषाएं कितनी होती है उसमें? 17 बार जो अलग अलग भाषाओं में लिखा होता है भी 10 रुपए का नाम। तो ये ध्यान रखना, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया भाई। थैंक यू भाई।